मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक छोटे से शहर रुद्रपुर में रहता हूँ जो उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रुद्रपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति और हरियाली इसे खास बनाती है। लोग यहाँ साधारण जीवन जीते हैं और रातें इतनी शांत होती हैं कि सन्नाटे में सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन उस रात जो मैंने कब्रिस्तान में बिताई, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं एक पत्रकार हूँ। मेरी नौकरी मुझे हर तरह की कहानियों के पीछे भेजती है, कभी स्थानीय मेलों की तो कभी पुरानी हवेलियों की। लेकिन इस बार मेरे संपादक ने मुझे एक ऐसी जगह भेजा जहां जाने की हिम्मत कोई आसानी से नहीं करता, रुद्रपुर का पुराना कब्रिस्तान। कहा जाता था कि यह कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। यह शहर के बाहरी छोर पर एक घने जंगल के बीच में था। लोग इसे भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। वहां के बारे में कई कहानियां थीं, कहानियां जो रात में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं। कुछ का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते देखा, जिसका चेहरा हमेशा छाया में डूबा रहता था। और कुछ का कहना था कि वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो मरे हुओं को चैन से सोने नहीं देता। मेरे संपादक को ऐसी कहानियों में बहुत रुचि थी। उन्होंने मुझे कहा, अर्जुन, अगर तुम इस कब्रिस्तान की सच्चाई सामने ला सको तो ये हमारी पत्रिका के लिए एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी होगी। मैंने हंसते हुए कहा, साहब, भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर भी मैंने हामी भर दी। आखिर नौकरी नौकरी होती है। मैंने तय किया कि मैं रात को कब्रिस्तान जाऊंगा। दिन में वहां कुछ खास नहीं दिखता था, बस पुरानी टूटी फूटी कब्रें जिन पर घास और काई जम चुकी थी। रात में ही वहां की सच्चाई का पता चल सकता था। मैंने अपने साथ एक कैमरा, एक टॉर्च और एक नोटबुक लिया। मेरे दोस्त रवि, जो हमेशा मेरे साथ ऐसी मूर्खतापूर्ण साहसिक यात्राओं पर चल पड़ता था, इस बार मना कर चुका था। उसने कहा, अर्जुन, तू पागल है। मैं उस कब्रिस्तान में कदम नहीं रखूंगा। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात के 11 बजे थे जब मैं कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। आसपास कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर रही थी। मैंने गेट को धक्का दिया और वह चरमराती हुई खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुरानी कब्रें, कुछ टूटी हुई, कुछ पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। हवा में पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि पहले कुछ तस्वीरें ले लूं। मैंने कैमरा निकाला और कुछ कब्रों की तस्वीरें खींची। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीरें देखी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक तस्वीर में एक कब्र के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। मैंने सोचा, शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है। मैं आगे बढ़ा और कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ी सी कब्र थी। उस पर लिखा था, सावित्री देवी, 1875-1902। कब्र पर एक अजीब सा निशान था जो किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ लग रहा था। मैंने उसकी तस्वीर ली और नोटबुक में उसका स्केच बनाया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। लेकिन तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, मेरे नाम की आवाज थी, लेकिन इतनी धीमी और ठंडी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? मैंने जोर से पूछा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में गूंजकर खामोश हो गई। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति जो कब्रों के बीच से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे कोई काला पर्दा उसके चेहरे पर डाला गया हो। मेरे पैर जम गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। वह आकृति मेरे करीब आ रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन हवा थी ही नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जब मैंने आंखें खोली, वह आकृति गायब थी। मैंने सोचा कि अब यहां और नहीं रुकना चाहिए। मैं तेजी से गेट की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम मेरे हो। मेरे कानों में यह आवाज गूंज रही थी। मैंने गेट खोला और बाहर की ओर भागा। जब मैं अपनी कार तक पहुंचा तो मेरी सांसें फूल रही थीं। मैंने कार स्टार्ट की और घर की ओर भागा। रास्ते में मैं बार बार रियरव्यू मिरर में देख रहा था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन सड़क खाली थी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और सारी लाइटें जला दी। मैंने सोचा कि शायद मैंने जो देखा वह सब मेरे दिमाग का वहम था। मैंने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की, लेकिन हैरानी की बात थी कि सारी तस्वीरें धुंधली थीं। उस कब्र के निशान वाली तस्वीर में भी कुछ नहीं दिख रहा था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात मुझे सपने में वही सफेद साड़ी वाली आकृति दिखती थी। वह मेरे करीब आती थी और मेरे कान में फुसफुसाती थी। मैंने अपने संपादक को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में और रिसर्च की, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। कुछ महीनों बाद मुझे एक बूढ़े पुजारी मिले जो रुद्रपुर के इतिहास के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि सावित्री देवी एक ऐसी औरत थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह हर उस इंसान का पीछा करती थी जो उसकी कब्र को छूता था। मैंने उस रात को याद किया। मैंने उस कब्र को छुआ था। क्या यही वजह थी कि वह मेरा पीछा कर रही थी? मैंने पुजारी से पूछा कि क्या कोई उपाय है। उन्होंने कहा, उसकी आत्मा को शांति दो। लेकिन कैसे? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने तय किया कि मुझे उस कब्रिस्तान में वापस जाना होगा। मैंने पुजारी से कुछ मंत्र सीखे और एक रात फिर से उस कब्रिस्तान में गया। इस बार मैंने सावित्री की कब्र पर फूल चढ़ाए और मंत्र पढ़े। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चैन से सोने देना चाहता हूँ। तभी मुझे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन इस बार वह आकृति मेरे सामने नहीं आई। इसके बजाय मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने कब्रिस्तान छोड़ दिया और घर वापस आ गया। उस रात के बाद मुझे वह आकृति फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन उस रात की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। मैंने कब्रिस्तान में जो देखा उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शायद वह मेरे दिमाग का हिस्सा बन चुकी थी, या शायद वह अभी भी कहीं थी, मेरी प्रतीक्षा में।